Okay, so let us begin with today's lecture. लास्ट वीक हमने फोर्स वेक्टर का चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2 जो है, और उसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे हमने स्टार्ट किया था बाय डिस्कसिंग वेरियस ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर्स, और उसके बाद फिर हमने स्पेसिफिकली वेक्टर एडिशन के हवाले से बात की थी कि इन ऑर्डर टू ऐड वेरियस वेक्टर्स हमारे पास ग्राफिकली दो तरह के मेथड्स हैं फॉर वेक्टर एडिशन. The first one is the parallelogram law of vector addition, and the second one is the triangle law of vector addition. उसके बाद फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी relevant to that parallelogram law as well as जो सेकंड मेथड है ट्रायंगल लॉ, या जिसको हम हेड टू टेल रूल भी कहते हैं, आप उसको भी यूज कर सकते हैं फॉर एडिंग टू वेक्टर्स. तो आई होप के स्लाइड्स विजिबल हैं हर एक को. यस सर, विजिबल तो है. यस सर. चलें, सो हमने लास्ट वीक इन टॉपिक्स की बात की थी, वेक्टर ऑपरेशन की बात की थी, और हम वेक्टर एडिशन ऑफ फोर्सेस जो है उसको डिस्कस कर रहे थे. आज हम एक्सरसाइज का एक प्रॉब्लम जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है उसको डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कोप्लेनर फोर्सेस को किस तरह ऐड करना है, उसकी एनालिटिकल सोल्यूशन की जो है वो बात करेंगे ग्राफिकल के बजाय. ओके, सो लास्ट वीक हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व की थी, मे बी एग्जांपल 2.1 और 2-3 सॉल्व की थी. इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. आज जो है वो हम ये वाला एक्सरसाइज का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे, विच इज प्रॉब्लम 2-31. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर जो है वो इसके सोल्यूशन को जो है वो डिस्कस करते हैं. मीनवाइल बिफोर स्टार्टिंग द सोल्यूशन, क्या आपका सीआर मौजूद है यहाँ? हु इज योर सीआर? सर मोहम्मद अहमद. सर कैन यू प्लीज रिपीट दैट? सर आई एम सॉरी, आपकी आवाज थोड़ी कट गई है. अच्छा, मैं कह रहा हूँ सीआर आपका मौजूद है यहाँ? यस सर, सर आई एम प्रेजेंट हियर. नाम क्या है आपका? मोहम्मद अहमद सर. मोहम्मद अहमद. मोहम्मद अहमद, इस तरह है कि आपको पता है कल 23 मार्च की वजह से हमारी 2 आवर्स की क्लास जो है वो मिस हो गई है. अब इशू ये है कि बाकी चूंकि मैं तीनों सेक्शंस को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी ख्वाहिश यही है कि बाय द एंड ऑफ द वीक मैं तीनों सेक्शंस को एक ही पॉइंट के ऊपर लाके जो है वो वीक ख़त्म करूँ. तो बाकी दोनों सेक्शंस की 2-2 घंटे की क्लास हो जाएगी, आपकी सिर्फ 1 घंटे की क्लास हो पाएगी. तो आप वो जो 1 घंटा है वो क्या पॉसिबल है फ्राइडे को 3:40 ऑनवर्ड्स? सर इट वुड बी पॉसिबल. 3:40 के बाद हमारी तो क्लास नहीं है. मैं क्लास से एक बार अगर सर आपको कंफर्म करके बता दूं. जी, मुझे कंफर्म करके बता दीजिएगा. उसकी वजह ये है कि थर्सडे को भी पॉसिबल हो सकता था, लेकिन कल का भी अभी सुन रहे हैं कि शायद मे बी कोई हॉलीडे ना हो, तो इसलिए मैं कल मेकअप नहीं रख रहा, वरना तो कल आइडियल दिन था. कल आपकी सेल्फ स्टडीज काफ़ी हैं, रखी जा सकती थी, लेकिन ये है कि बेहतर यही है कि 3:40 से लेके हम 4:15 4:20 तक क्लास कर लें, ताकि एट द एंड ऑफ द वीक तीनों सिंडिकेट जो है वो सेम ग्रिड पे हों. डेफिनेटली सर. और सर कल इसका ये भी इशू है कि सर डे स्कॉलर्स की पेपर सही पे है. यस सर. तो आई वुड डेफिनेटली थिंक दैट फ्राइडे 3:40 इज ऑलराइट. मैं सिर्फ क्लास से एक बार बात करके मैं आपको बता दूंगा. चलिए, क्लास से कंफर्म करके मुझे बता दीजिएगा. चलिए वापस आज के लेक्चर की तरफ आते हैं. सो दिस इज प्रॉब्लम 2-31 in which three forces are being applied as shown to you in the figure. The first one is a force of 400 pounds acting at an angle of 30 degrees with respect to the x-axis. The second is a force of 600 pounds acting at an angle of 45 degrees with respect to the y-axis. गिवन क्या है कि ये तीनों फोर्सेस, तीसरी फोर्स F है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास नोन नहीं है, but it is given to us that the resultant of all these three forces would be a force having a magnitude of 900 pounds. So resultant का magnitude हमें known है. If two of the cables are subjected to known forces as shown in the figure, determine the angle theta of the third cable so that the magnitude of force F in this cable is a मिनिमम. हमें उस थर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट करने हैं सच दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इज गोइंग टू बी अ मिनिमम. अब ये जो मिनिमम वाली कंडीशन है इसको हम जरा तफसील से डिस्कस करेंगे अपने सोल्यूशन में. ऑल फोर्सेस लाई इन द एक्स वाई प्लेन एंड वी नीड टू डिटरमिन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स एफ. ओके, सो स्टार्टिंग विद द सोल्यूशन, सबसे पहले जो फोर्सेस हमें नोन हैं, सबसे पहले तो हम उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से जो है वो डिटरमिन कर सकते हैं. सो दो फोर्सेस हमें नोन है. वन इज द 400 पाउंड फोर्स
The other one is a 600-pound force. So first of all, using the parallelogram law, we are going to find the resultant of these two known forces. अब वो parallelogram law क्या कहता है? From the head of 400-pound force, we are going to draw a line which is parallel to that 600-pound force. So ये आपको green line नजर आ रही होगी जो कि हमने draw की है from the head of 400-pound force. This line is basically parallel to the 600-pound force. Okay, the second force is 600-pound force. So from the head of 600-pound force, we are going to draw a line which is parallel to the 400-pound force, thereby making a parallelogram. The diagonal of that parallelogram, which is basically represented by this yellow line, represents the resultant force of these two forces, 600 and 400-pound forces. So let us represent that resultant force by F dash. ये F dash हर एक को नजर आ रहा है जो येलो लाइन मैंने ड्रॉ की है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So first, by using the parallelogram law, we are going to find out the magnitude of F dash. और इसके magnitude को find out करने के लिए, graphical solution करने के लिए, we need to have some angles as well. Angles को determine करने के लिए, अगर हम थोड़ा सा इस geometry को देखें, so इस geometry के हिसाब से अगर मैं देखूं, ये जो right angle triangle मैंने green, light green line से complete किया है, so this angle is 90 degrees. तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? एक एंगल 30 है, एक 90 है. सो व्हाट शुड बी द रिमेनिंग एंगल? सर 60 होगा. तो दिस एंगल शुड बी 60. तो यहाँ चले मैं 60 लिख लेता हूँ. और इसके अलावा व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर एंगल? कैन यू आइडेंटिफाई इट व्हिच दिस 600 पाउंड फोर्स इज मेकिंग विद रिस्पेक्ट टू द y एक्सिस? 30 डिग्री सर. हमारा गौर से फिगर देखें. 45 डिग्री. सर 45. ऑलरेडी आपको 600 और y एक्सिस के दरमियान एंगल 45 डिग्रीज गिवन है. सो दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 45 डिग्रीज. सो द ओवरऑल एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस इज गोइंग टू बी दिस एंगल जिसको मैंने 105 डिग्री से रिप्रेजेंट किया है. इज दिस पॉइंट, दीज एंगल्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर काइंडली एक दफा दोबारा समझा दें सर. देखें, आपको मैं राइट साइड पे थोड़ा सा इसको रफली बनाता हूं. आपके पास ये 400 पाउंड फोर्स थी और ये 600 पाउंड फोर्स है और इनका रिजल्टेंट आपके पास ये F डैश बन रहा है जिसकी हमने बात की है. आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये जो 600 पाउंड फोर्स है ये y एक्सिस से जो एंगल बना रही है वो यहाँ 45 डिग्रीज गिवन है. तो इस एंगल के हवाले से तो कोई डाउट नहीं है किसी को 45 के हवाले से? नो सर. अच्छा, उसके अलावा अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करूं, ये एंगल मुझे ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 30 डिग्रीज है, ये एंगल 90 डिग्रीज है, तो रिमेनिंग एंगल मेरे पास ट्राइंगल का जो है वो 60 बच जाता है. सो ओवरऑल दिस 60 प्लस 45 विल गिव यू एन एंगल ऑफ 105 डिग्रीज. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. So let me erase this thing again ताकि मैं बाकी अपना सोल्यूशन जो है वो सॉल्व कर सकूं. ओके, नाउ कैन यू गिव मी एन आइडिया कि किस तरह मैं ये f डैश का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकता हूं? इज देयर एनी साइन और कोसाइन लॉ जिसको मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? Sir, I'm sorry, can you please repeat that? आपकी आवाज थोड़ी Can I use the sine or cosine law in order to find out the magnitude of f dash? So Yes, sir, I you can can use Cosine. Yes, sir, you cosine can. law. कह सकते हैं. So what does that cosine law says? It says that 400 square plus 600 square minus 2 times 400 into 600 into cos of the angle between these two forces, which is cos of 105 degrees whole under root. So I hope that this cosine law is clear to all of you. कोई क्वेश्चन इस cosine law के हवाले से? सर हमने साइन क्यों नहीं किया? हमारे पास दो फोर्सेस हैं, एक यहाँ पर हमने फाइंड करनी है, गिवन है और एंगल भी है, तो साइन भी तो यूज कर सकते थे कि नहीं? देखिए, साइन लॉ के लिए यू नीड द एंगल्स ऑपोजिट टू ईच एंड एवरी फोर्सेस. आपके पास सिर्फ एक एंगल है जो कि 400 और 600 के दरमियान है, बाकी एंगल्स अननोन है आपके पास. हाँ जी, ठीक है सर. ठीक है? So that's why we have used cosine law, and by using this cosine law, the magnitude of f dash comes out to be 802.64 pounds. So this is the magnitude of f dash. Now, once you have determined that magnitude of f dash,
डैश, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये एफ डैश जो एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स एक्सिस, इसको मैं डिनोट करता हूं एंगल फाई से। अब क्या आप ये एंगल फाई डिटरमिन कर सकते हैं यूजिंग साइन लॉ? जी, कैन यू डिटरमिन दिस एंगल फाई यूजिंग साइन लॉ? जो मैं अभी लिख रहा हूं, एफ डैश ओवर साइन ऑफ 105 शुड बी इक्वल टू 600 ओवर साइन ऑफ 30 प्लस फाई, ऐसे ही होगा? Sir, yes, you Yes, sir. could. Fine. ठीक है, सो एफ डैश ओवर साइन 105 शुड बी इक्वल टू 600 ओवर साइन ऑफ 30 प्लस फाई। सो वंस यू सॉल्व इट, एफ डैश आपको नोन है, सिर्फ अननोन चीज यहाँ फाई है। सो वंस यू सॉल्व इट, दिस एंगल फाई कम्स आउट टू बी 16.22 डिग्रीज। यहां तक क्लियर है रेक को? यस सर। यस सर। चलें, अब मुझे बताएं, अब यहां तक तो एफ डैश हमने फाइंड कर लिया, उसका डायरेक्शन फाइंड कर लिया, बट एफ डैश वाज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ 600 and 400 पाउंड फोर्स ओनली। व्हाट अबाउट दिस थर्ड फोर्स एफ, कि जब आप इस एफ को एफ डैश में ऐड करें, द रिजल्टेंट वुड मेक एन मैग्नीट्यूड ऑफ 900 पाउंड्स, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ शुड बी अ मिनिमम। ये कंडीशन हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे? अब ये तीसरी फोर्स एफ जो है उसको किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं? थोड़ा सा कोई आइडिया दें। Sir, kindly. मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हाउ वी आर नाउ गोइंग टू ऐड एफ विद एफ डैश सच दैट द रिजल्टेंट शुड हैव नाउ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 900 पाउंड्स एंड एफ शुड हैव अ मिनिमम मैग्नीट्यूड। ये मिनिमम वाली कंडीशन क्या कहती है? सर ये मिनिमम तब होगा जब थीटा 0 होगा मेरे ख्याल से। यानी आपके ख्याल में फिर एफ और एफ डैश सेम डायरेक्शन में एक्ट करने चाहिए? Sir, I don't think so. उस वक्त तो F yes sir, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। तो मैग्नीट्यूड मिनिमम आएगा सर। चलें, मैं आपको एक और सिचुएशन बताता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आपने एफ डैश फाइंड आउट कर लिया, जो कि ये मैं ब्लू से शो कर रहा हूं, ये आपके पास एफ डैश आ गया है, ठीक है? आपके पास ओवरऑल मैग्नीट्यूड 900 पाउंड्स है इन तीनों फोर्सेस के रिजल्टेंट का, ठीक है? लेट अस सपोज कि आपके पास एफ डैश जो है वो इस 0 डिग्री के बजाय किसी और एंगल के ऊपर एक्ट करती है। से ये आपके पास एफ एक्ट करी है जो कि एफ डैश से किसी एंगल पे एक्ट करी है रादर देन 0 डिग्रीज। अब होगा क्या कि एफ डैश का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ना, विच इज से अगर मैं कहता हूं ये थीटा है, सो एफ कॉस ऑफ थीटा इस डायरेक्शन में जो है वो एक्ट कर रहा होगा, इजंट इट? यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक फोर्स जो है, अगर मैं उसको कंपोनेंट की फॉर्म में रिजॉल्व करूं तो कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या उस फोर्स से कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है? नो सर, ज्यादा नहीं हो सकता और इक्वल हो सकता है सर। इक्वल कब होगा? जब थीटा क्या होगा आपके पास? सर थीटा जब हमारे पास 0 होगा सर। 0 होगा। इट मींस दैट आपके पास जो फोर्स F है ये उसी वक्त मिनिमम होगी जब ये इन लाइन विद F डैश एक्ट करेगी, बिकॉज किसी भी और एंगल के ऊपर जब ये एक्ट करेगी तो फिर वो मिनिमम वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज उस सूरत में आपके पास जो है वो F का कंपोनेंट F डैश की लाइन में पड़ रहा होगा। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ F कैन ओनली बी मिनिमम इफ इट इज इन लाइन विद F डैश। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि F और F डैश सेम लाइन में एक्ट करेंगी, तो मैं करता क्या हूं कि F को इसी लाइन में आगे यहां ड्रॉ कर लेता हूं। सो आई एम ड्रॉइंग दिस F इन द सेम लाइन। द ओवरऑल मैग्नीट्यूड इज 900 पाउंड्स। रिजल्टेंट का F डैश और F का रिजल्टेंट जो है इसका मैग्नीट्यूड 900 पाउंड्स है। सो व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ F? 98 और समथिंग। So 900 minus F dash का मैग्नीट्यूड जो है वो कर देंगे। So this would comes out to be 900 minus 802.64. So it would become 802.64.
0.64। समझ आ गई ये बात? सर एक बार इसको फिर से सर व्हाट वुड बिकम 802.64? मैं एक सेकंड रिपीट कर देता हूं। आपने फाइंड आउट क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ डैश which is the resultant of 600 400 pound force which comes out to be 802.64। उसके बाद हमने कहा कि ये वो रिजल्टेंट है जिसको हम एफ डैश का नाम दे रहे हैं, which is being shown to you here as the green line एफ डैश। एफ जो है वो मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि इसी लाइन के अलोंग एक्ट कर रही है, सो एफ शुड आल्सो बी एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। द रिजल्टेंट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस वाज 900 पाउंड फोर्स मैग्नीट्यूड। सो 900 आपके पास मैग्नीट्यूड था रिजल्टेंट का। इट मींस के आपके पास एफ डैश प्लस एफ, अगर हम स्केलर मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट शुड बी इक्वल टू 900। इन अदर वर्ड्स एफ शुड हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 900 माइनस एफ डैश। क्योंकि फोर्सेस एक लाइन में है तो हम स्केलर इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो 900 माइनस एफ डैश वुड बी इक्वल टू 97.36 pounds. So this is going to be the magnitude of this force F. Clear है ये चीज? यस सर क्लियर होगी सर। आई थॉट वो एफ की जो मैग्नीट्यूड वो आपने पहले बताई थी 802, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था उस पर। नहीं, बेसिकली वो एफ डैश की मैग्नीट्यूड थी जो हमने कोसाइन लॉ से फाइंड आउट की थी, which was the resultant of 600 and 400 pound force. Okay, so what should be the direction of this F? Sir, the same as F dash theta. The same as F dash, which is going to be 16.22 degrees. So I hope कि अब इस टॉपिक से रेलेवेंट कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाए ग्राफिकल मेथड से रेलेवेंट, you would be able to solve it. यस सर। सर डायरेक्शन के बारे में बता दें। देखें, हाँ, डायरेक्शन इसका जिस तरह अभी बात हुई थी कि इसका डायरेक्शन वही होगा जो एफ डैश का डायरेक्शन है, और एफ डैश का डायरेक्शन ऑलरेडी आपने फाइंड आउट किया है विच इज 16.22। तो एफ भी जो है वो इसी 16.22 पे एक्ट कर रहा होगा मिनिमम वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। बिकॉज अगर एफ किसी और डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो फिर एफ का एक कंपोनेंट जो है वो इस डायरेक्शन में आएगा, और हमने वो मिनिमम वाली शर्त, यानी एफ हमेशा फिर बड़ा होगा अपने कंपोनेंट से, और वो मिनिमम वाली शर्त आपकी पूरी नहीं होगी। तो मिनिमम वाली शर्त पूरी करने के लिए इट इज a must के f and f dash are going to act along the same axis. ठीक है? Yes sir. चलें, so moving on to our next topic, we have completed this vector addition. Now moving on to addition of a system of coplanar forces. Coplanar से क्या मुराद है? Now we are going to move towards the analytical solution. What do you mean by coplanar? सेम प्लेन में। Same plane. में। So here we are going to consider forces which are acting in the same plane, and that plane is going to be the xy plane. हम simply xy plane consider करेंगे, and we are going to take all these forces to be acting in the same xy plane, and we are going to add it using the scalar notation as well as the Cartesian vector notation. So whenever a force is resolved into its components along the x and y axis, the components are then called rectangular component. इससे पहले आपने फिजिक्स में भी प्रोबेबली शायद पढ़ा होगा कि जब भी हम कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस की बात करते हैं तो अगर हम किसी भी फोर्स को, किसी भी वेक्टर को इस कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस के अंदर रिजॉल्व करें तो उसके जो कंपोनेंट्स बनते हैं उन एक्सिस के अलोंग, उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो है वो कहते हैं। फॉर एनालिटिकल वर्क वी कैन रिप्रेजेंट दीज कंपोनेंट्स इन वन ऑफ द टू वेज, आइदर यूजिंग अ स्केलर नोटेशन और यूजिंग अ कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन। फर्क दोनों में क्या है कि स्केलर नोटेशन में हम अलजेब्राइक स्केलर्स को यूज कर रहे होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ। कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन से क्या मुराद है कि वी आर गोइंग टू यूज यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे, और अगर हम 3 डायमेंशन में कर रहे हैं तो आई जे के तीनों हम यूज कर रहे होंगे फॉर रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर। तो फर्क सिर्फ इतना है, स्केलर नोटेशन में वी आर गोइंग टू यूज अलजेब्राइक स्केलर्स, positive or negative value to represent these components, whereas in Cartesian vector form we are going to use unit vectors I and j in order to represent these components. एक एक करके हम इन दोनों methods को जो है वो डिस्कस करते हैं। Okay, first of all starting with scalar notation. Scalar notation के लिए let us consider a vector f which is being shown to you here as f. Now using the parallelogram law we can resolve this force f
into its components along the x and y axis. ये हमने parallel lines draw की along the x and y axis, जहाँ ये lines cut करती हैं x और y axis को, यहाँ से आपके पास components बन जाएंगे. So this component is basically termed as fx, this component is basically termed as fy. और अगर angle theta आपको known है, so fx would become f cos of theta and fy would become f sin of theta. ये तो चीज क्लियर है आपको, या इसके हवाले से कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? क्लियर है सर. यस सर क्लियर है. अच्छा चलिए, मैं अब आपको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं. मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एंगल थीटा नोन नहीं है, बट एंगल फाई नोन है, विच दिस एफ इज मेकिंग with respect to the y-axis. Rather than angle theta, angle phi is known to you. Now what should be the value of fy now? सर ये cos थीटा cos फाई हो जाएगी. cos फाई. चूंकि अब एंगल हमें y-axis से गिवन है, so the y component would now become f cos phi and the x component would now become f sin phi. So हमेशा आंखें बंद करके cos component आपने x axis के साथ नहीं लिख देना होता. अगर तो एंगल आपको y axis से गिवन है, then the cos component would comes with the y axis, whereas the sin component would comes with the x axis. तो आपने इस हिसाब से components को चेंज कर लेना है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल जो कि आपको x या y axis से गिवन हो. So अगर आपको एंगल जिस एक्सिस से भी गिवन है, आप cos या sin की टर्म्स में इन दोनों कंपोनेंट्स की स्केलर वैल्यू जो है वो लिख सकते हैं. ओके, नाउ लेट अस सपोज कि मेरे पास फिगर कुछ इस तरह की होती कि मेरे पास एक्सिस तो वही कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस होती, लेकिन जो फोर्स वेक्टर है वो मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ रहा होता और ये एंगल से थीटा मुझे नोन था. अब इस सूरत में जो मेरे पास कंपोनेंट्स बनने थे वो क्या बनने चाहिए थे? अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करूं तो मेरे पास ये fx बन जाता और ये मेरे पास fy बन जाता. ऐसे ही है? यस सर. So in the second quadrant, when I am writing the value of fx, what should be that value? सर 180 माइनस हो जाएगा वो 180 माइनस थीटा सर. अगर मैं इसको कहूं f cos थीटा विद अ नेगेटिव साइन तो ये सही नहीं होगा, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव. सर ये भी वही चीज है ना सर. एग्जैक्टली वही चीज है ना. तो बजाय इसके कि मैं वो 180 माइनस थीटा लेके उसकी वैल्यू लिखूं, तो डायरेक्टली मैं इसको माइनस f cos थीटा लिख सकता हूं. व्हाट अबाउट fy? इट वुड रिमेन सेम, व्हिच इज f sin of theta, isn't it? Yes sir. Okay. Yes, sir. What about if this vector f lies in the third quadrant? सर दोनों नेगेटिव होंगे. दोनों नेगेटिव हो जाएंगे. What about the fourth quadrant? सर उसमें cos पॉजिटिव हो जाएगा और sin नेगेटिव हो जाएगा. y नेगेटिव हो So जाएगा. x positive, y negative, isn't it? यस सर. तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव Yes, आप sir. लगा रहे हैं, बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? यू हैव डिफाइंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस टुवर्ड्स द राइट एंड अपवर्ड, और उसके हिसाब से जब जब कंपोनेंट आपका नेगेटिव आ जाता है तो आप उसको अलजेब्राइक स्केलर यानी नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो स्केलर नोटेशन में आप यही करते हैं कि आपका जो कंपोनेंट नेगेटिव साइड पे आ रहा होता है आप उसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जो कंपोनेंट पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा होता है आप उसको पॉजिटिव कंपोनेंट पॉजिटिव साइन के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं. देयर इज अनदर वे. ये छोटा ट्राइंगल जो नजर आ रहा है आपको सेकंड फिगर में, इसके हवाले से कुछ आपने मैथ्स वगैरह में कुछ पढ़ा हुआ है कि इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, जो सेकंड फिगर में नजर आ रहा है? No, sir. नो सर. चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसके हवाले से बता देता हूँ. कभी कुछ प्रॉब्लम्स में ऐसा भी होगा कि बजाय एंगल थीटा देने के आपको ये स्मॉलर ट्राइंगल गिवन होगा किसी भी वेक्टर के साथ. अब ये बेसिकली आपके एंगल को ही एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हम बात करते हैं ये स्मॉलर ट्राइंगल की वजह से आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स बने, एक ये स्मॉलर ट्राइंगल है और एक ये लार्जर ट्राइंगल है. सो बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ दीज साइड्स we can write fx over f, यानी fx over f, ये आपके पास fx था, so fx over x should be equal to a over c. in other words आपके पास जो fx है it should be equal to f times a over c. ठीक है, तो इस तरह भी आप कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं कि अगर आपको एंगल ना भी गिवन हो लेकिन अगर एक स्मॉलर ट्राइंगल गिवन हो किसी भी वेक्टर के साथ, तो आप जो है वो सिमिलर ट्राइंगल्स की बेसिस पे उसके कंपोनेंट्स fx और fy निकाल सकते हैं. ये रेशियो समझ आ गई है एक को? यस सर. चलें अब जरा y की बात करते हैं.
अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल्स वही कंसीडर करूं और मैं ये रेशियो लिखूं Fy ओवर F, तो ये किसके बराबर बननी चाहिए इस ट्राइंगल के, स्मॉलर ट्राइंगल के? A over B. देखें Fy के एडजेसेंट कौन सी साइड है इस ट्राइंगल की? B sir. B है। B. F के एडजेसेंट कौन सी साइड है? A. C है। C है sir. So accordingly Fy would become F times B divided by C. So ये आपके पास y कंपोनेंट की वैल्यू आ जाएगी which is F times B over C. यहां तक क्लियर है? Yes, सर सर अगर आप एक दफा फिर से बता देंगे अच्छा, नहीं, कोप्लेनर अभी, फोर्सेस मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर, मैं एक दफा दोबारा भी रिपीट कर देता हूं, लेकिन मुझे क्या आप बता सकते हैं B over C रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सर, साइन थीटा की और सर cos थीटा एक की। बी परपेंडिकुलर ओवर को सी और एक कॉस वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखें अगर हम ये ट्राइंगल लें, इसी की हम बात कर रहे हैं ना, सो आपके पास ये एंगल थीटा है, ये आपके पास तीन साइड्स आ गई हैं A B C। सो आपके पास बेसिकली साइन थीटा क्या हो जाता है अगर इस ट्राइंगल से देखें? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो B ओवर C। सो एक तरह से B ओवर C आपके पास इसी साइन थीटा को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो बात अभी भी वही है, आप Fy इक्वल टू F साइन थीटा और Fx इक्वल टू F कॉस थीटा ही लिख रहे हैं, लेकिन अब वो कॉस और साइन के बजाय इन रेशियोज की टर्म में लिख रहे हैं जो कि स्मॉलर ट्राइंगल की आपको गिवन है। ठीक है, चलें एक और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेट अस कंसीडर अगेन अ कन्वेंशनल XY कोऑर्डिनेट सिस्टम, और मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास एक वेक्टर है जिसको मैं वेक्टर F कह रहा हूं, और साथ में आपको ये स्मॉलर ट्राइंगल इस तरह गिवन है कि मैं कहता हूं दिस इज A, दिस इज B and this is C. So once I am resolving this force vector into its components, ये मेरे पास Fy कंपोनेंट आएगा, ये मेरे पास Fx कंपोनेंट आएगा। ये फिगर हर एक को नजर आ रही है जो मैंने अभी ड्रॉ की है? Yes sir. ओके, तो अब इस फिगर के हिसाब से जरा मुझे बताएं कोई एक स्टूडेंट, कोई एक वॉलंटियर स्टूडेंट, कि अभी जो हमने डिस्कशन की थी Fx की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ F और ये ABC की टर्म्स में क्या होनी चाहिए? Sir, it would be F रेशो F A is A over over C. C. A ओवर C. C A over C। A ओवर C। सो देखें Fx के इनलाइन A था तो Fx में आप इस A को इस्तेमाल कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं कहूं कि जरा इसी फिगर को देख के Fy की वैल्यू लिखें तो इट शुड बी F इंटू B by C. रेशो क्या होगी? B by C. B ओवर C। ओके, कोई चीज मिस तो नहीं कर गए आप लिखने में Fx और Fy? माइनस साइन। You have forgotten to include a minus sign with Fx, since this Fx is directed towards the negative x-axis, so a minus sign should be included in Fx. Is it clear to all of you? Yes sir. यस सर। तो Yes, अब sir. अगर किसी भी वेक्टर के साथ Yes, एंगल sir. के बजाय ये स्मॉलर ट्राइंगल गिवन हो, सो आई होप कि आप इस स्मॉलर ट्राइंगल को इस्तेमाल करते हुए मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर वेक्टर का। Yes sir. Inshallah. चलें, सो दिस इज द स्केलर नोटेशन। व्हाट अबाउट द वेक्टर नोटेशन? कार्टेशियन वेक्टर हम किसको कहते हैं? अभी जिस तरह हमने बात की थी, वंस यू आर रिप्रेजेंटिंग एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स I and J, then basically we are talking about the Cartesian notation or Cartesian components of that vector. So if you have a vector F which is represented here as this vector, and this vector is directed at some angle theta, so again you can write this vector F to be equal to its x component with a unit vector I plus its y component with a unit vector j. Again Fx is going to be F cos of theta and Fy is going to be F sine of theta, but this notation is known as Cartesian vector notation because we are using these unit vectors I and j in order to represent it vectorically. Is this point or Cartesian notation clear to all of you? Yes, sir. Okay, what about if I have a vector F which is directed in the second quadrant? So what should be the Cartesian vector notation of this vector F now?
So negative fx of So it is negative fxi plus positive fyj. This negative I represents the unit vector directed along the negative x-axis. So हमने इसको negative I के साथ जो है वो represent किया. fx is going to be same f cos theta, लेकिन minus I represent कर रहे हैं कि it is directed towards the negative x-axis. Is it clear to all of you? Yes sir, clear है. yes sir. So आपके पास चॉइस होगी जब भी अभी हम क्वेश्चंस पे जाएंगे कि आप किसी भी वेक्टर को चाहें तो स्केलर नोटेशन में सिंपली अलजेब्राइक स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिप्रेजेंट कर लें, बट सिंस यू आर मोर फेमिलियर विद दीज आई एंड जे यूनिट वेक्टर्स तो हम कोशिश यही करेंगे कि तमाम चीजों को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखें. स्केलर नोटेशन जो है उसको हम फॉलो एज सच नहीं करेंगे क्योंकि आगे हमने 3 डायमेंशन में भी वेक्टर फॉर्म भी जाना है. तो बेहतर यही है कि अभी से आप कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन का इस्तेमाल सीख लें ताकि तमाम क्वेश्चंस पे आप कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन जो है वो इस्तेमाल कर सकें. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes sir. Yes, sir. Okay, so now let us consider a system of coplanar forces. System से क्या मुराद है कि आपके पास एक से ज्यादा forces एक ही plane में act कर रही हैं, which is this xy plane. So we are considering 3 forces. The first one is force F1, the second one is a force F2, and the third one is a force F3. And we need to add all these 3 forces in order to find out their resultant Fr. So first of all, we are going to write each and every vector in terms of its Cartesian notation. So once we are writing this F1 in terms of its Cartesian notation, इसके components बनेंगे positive x or positive y. So since F1 lies in the first coordinate, so it should have positive x component and positive y component. So we have written it as F1x plus F1xi plus F1yj. Clear है ये F1 को किस तरह हमने Cartesian vector notation में लिखा है? Yes sir, clear है. Okay, the second force was force F2 which lies in the second quadrant. So as per that component form, जब हम इस F2 की बात करेंगे तो F2 should have a component towards the negative x-axis and a y component which is directed towards the positive axis. So when we are writing F2 in terms of its Cartesian notation, it would become minus F2xi plus F2yj. Similarly, this third vector, which is F3 vector, it lies in the fourth quadrant. So once a vector lies in the fourth quadrant, उसका x positive होगा, y negative होगा. So F3 would become F3xi minus F3yj in terms of Cartesian notation. So I hope कि ये तीनों forces की Cartesian notation हर एक को clear है. Yup sir. सर जी Yes, sir. सर कुछ पूछना है तो F2 आप में पूछ सकते हैं. माइनस F2 सर F2 फर्स्ट में माइनस क्यों है F2x के साथ? जी जी बिल्कुल. देखिए F2 lies in the second quadrant. तो जब आप इसके components बनाएंगे using that parallelogram law, तो ये इसका जो x component है, it is directed towards the negative x-axis. मैं इस component की बात कर रहा हूँ. So since this is directed towards the negative x-axis, so that's why we have written it as minus F2xi. वो जब हम x के साथ एंगल लिखेंगे sin थीटा तो sin 90 से बड़ा होगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा ना, तो फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखिए नेगेटिव नेगेटिव हम बेसिकली इनको जब रिजॉल्व करते हैं ना तो बेसिकली हम इन एंगल्स की बात कर रहे हैं जो कि मैंने यहाँ लिखा है. वी आर नॉट टेकिंग दोज एंगल्स फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. अगर तो आप वो वहां से एंगल मेजर करें फिर तो डेफिनेटली आपके पास ऑटोमेटिकली कॉस और साइन की जब वैल्यूज लगाएंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा. लेकिन फिलहाल मैं इन एंगल्स को कंसिडर कर रहा हूँ जो कि हम इस तरह मेजर कर रहे हैं. यानी F2 का एंगल सपोज मैं फाई कहता हूँ विच इज गिवन टू यू लाइक दिस. ठीक है. ओके सर, थैंक यू. Okay, so once we have written all these forces in terms of its Cartesian vector notation, the resultant is going to be the vector sum of F1 plus F2 plus F3. In other words, जब आप vectors को sum करते हैं तो आप कर क्या रहे होते हैं, आप उसके individual I और J components को जो है वो sum कर रहे होते हैं. So the resultant X component would become F1x minus F2x plus F3x I, and the resultant y component would become F1y plus F2y minus F3yj. So this is basically the resultant x component, this is basically the resultant y component, and overall Fr, which is the resultant of these 3 vectors, would be Frxi plus Fryj. Is this point clear to all of you? Yes sir. Okay, अब आपके पास ये दोनों कंपोनेंट्स आ गए रिजल्टेंट के Frxi और Fryj.
how you are going to determine the direction of this FR? tan theta लगा देंगे. Tan theta लगा देंगे. FRY over FRX. So that is going to be equal to theta equal to tan inverse FRY over FRX. So this is how you can determine the direction of this resultant vector. I hope के ये मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का आपने कार्टेशियन नोटेशन में कैसे डिटरमिन करना है और ये एंगल इसका कैसे डिटरमिन करना है, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. यस सर. Yes, sir. तो जिस तरह भी बात हुई थी, आपके पास FRX आ गया, FRY आ गया, सो यू कैन डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ FR बाय सिंपली, जब भी आपके पास वेक्टर के दो कंपोनेंट्स आ जाएं और उस वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, इट इज गोइंग टू बी स्क्वायर प्लस उन दोनों के सम को करके अंडर रूट कर दें, आपको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डायरेक्शन के लिए आप थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट से उसका एंगल भी जो है वो निकाल सकते हैं. क्लियर है ये चीज सबको? Yes, sir. Yes, sir. हम कोशिश यही करेंगे Yes, कि sir. जब भी हमें सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस गिवन हो, बजाय स्केलर नोटेशन यूज करने के, हम तमाम सवालों को कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि आपकी ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो 3 डायमेंशन, चूंकि स्केलर नोटेशन सिर्फ 2 डायमेंशन के लिए, कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन ही आपकी 3 डायमेंशन में भी इस्तेमाल होगी, जो कि हमारे इससे सब्सिक्वेंट टॉपिक्स हैं. तो एक ही नोटेशन को हम लेके चलें जिसमें हम तमाम चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ आई और जे यूनिट वेक्टर्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप एट दिस पॉइंट, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने का टाइम नहीं है, ऑलमोस्ट 9:30 हो गया है. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हेयर. और जिस तरह आपके सीआर से बात हुई है कि फ्राइडे को 3:40 पे वो मुझे कंफर्म करके बता देगा, हम 1 घंटे की जो हमारी क्लास मिस हुई है उसको जो है वो पूरा कर लेंगे. ऑल्दो मिस तो हमारी 2 घंटे की क्लास हुई है, लेकिन जिस तरह मैंने कहा बाकी दोनों सेक्शंस की 2 घंटे की क्लास हो जाएगी इस वीक, तो आपकी भी हम 2 घंटे की क्लास कर लेंगे. और जो 1 घंटा रह गया उसको फिर हम बाद में कभी देख लेंगे, मेकअप अगर करना हुआ तो किस तरह पूरा किया जा सकता है. लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एट द एंड ऑफ द वीक मेरी कोशिश यही है कि तीनों सेक्शन सेम ग्रेड के ऊपर जो है वो मौजूद हों. क्लियर है? सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर. कोई क्वेश्चन जो आज के लेक्चर के हवाले से आप पूछना चाहें? No, sir. No, sir. चलें. So with this let me stop the recording of today's lecture.